सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विवाह के जो विभिन्न प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में। कौन कौन से प्रकार विवाह के प्रचलन में हैं और प्राचीन समय से समाज में विवाह के कौन कौन से स्वरूप पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विवाह को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक विवाह और बहु विवाह। बहु विवाह को आगे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जो जीवन साथी होते हैं उनकी संख्या के आधार पर बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, द्विपत्नी विवाह और समूह विवाह, ये विवाह के विभिन्न स्वरूप हैं जो भारतीय समाज में पाए जाते हैं और प्रचलन में है प्राचीन समय से। एक एक करके हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। एक विवाह से हम शुरू करेंगे। उस विवाह को एक विवाह कहते हैं जिसमें न केवल एक पुरुष की एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति हो, बल्कि दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष अन्य विवाह ना करे। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है और इसके भी अनेक स्वरूप समाज में पाए जाते हैं। जैसे एक रूप होता है जिसमें एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होता है और किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाने पर दूसरा व्यक्ति विवाह नहीं करता। इसे हम केवल एकल विवाह कहते हैं, जिसमें मृत्यु हो जाने पर दूसरा पक्ष विवाह नहीं करता। दूसरा रूप वह है जिसमें पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, किंतु रखेल के रूप में कई स्त्रियां रख सकता है। तीसरा स्वरूप जो समाज में पाया जाता है उसमें तलाक या मृत्यु हो जाने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है। इसे हम क्रमिक एकल विवाह कहते हैं। वर्तमान में एक विवाह को विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप समझा जाता है। वेस्टरमार्क समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। मेलिनोस्की ने भी यही कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। एक सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। शिक्षा एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ एक विवाह का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अब हम चर्चा करेंगे एक विवाह के जो लाभ हैं उन पर। एक विवाह से निर्मित परिवार अपेक्षातया या अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। ऐसे जो विवाह होते हैं उन विवाहों में स्त्री की जो प्रतिष्ठा होती है वह ऊंची मानी जाती है। एक विवाह परिवारों में बच्चों का लालन पालन, समाजीकरण एवं शिक्षा का कार्य उचित रूप से संपन्न होता है। एक विवाही परिवारों में संघर्षों के अभाव में मानसिक तनाव भी कम पाया जाता है। एक विवाही परिवार का जीवन स्तर ऊंचा होता है और एक विवाही परिवार में संतानों की संख्या कम होती है, अतः यह परिवार छोटा एवं सुखी होता है। ये सारे लाभ हैं जो एक विवाही परिवार में पाए जाते हैं या एक विवाह के पश्चात जो परिवार बनता है जिसे हम एक विवाही परिवार कहते हैं, उस परिवार में पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे एक विवाह के दोष पर। एक विवाह के कारण यौन अनैतिकता में वृद्धि होती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसमें स्त्री पुरुष के विवाह के अतिरिक्त यौन संबंध स्थापित करने के अवसर बढ़ जाते हैं। दूसरा जो इसका दोष है वह है यौन संबंधी छूट के अभाव में यौन अपराधों में वृद्धि होती है। और तीसरा, ऐसे विवाह से उत्पन्न परिवारों में एकाधिपत्य की प्रवृत्ति पाई जाती है और स्त्रियों का शोषण होता है। एक विवाह की इन कमियों की तुलना में इससे होने वाले लाभ अधिक हैं, इसलिए वर्तमान में विश्व के सभी देशों में एक विवाह प्रथा को ही अधिक पसंद किया जाता है। ये था एक विवाह के लाभ और उसके विभिन्न दोष। अब हम चर्चा करेंगे बहु विवाह पर। जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बनते हैं तो ऐसे विवाह को बहु विवाह कहते हैं। बहु विवाह के प्रमुखतः 4 स्वरूप पाए जाते हैं: बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह एवं समूह विवाह। अब हम एक एक करके इन सभी पर चर्चा करेंगे। बहुपति विवाह से हम शुरू करें।
डॉक्टर कापड़िया के अनुसार बहुपति विवाह एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं, जिसमें सब भाई एक पत्नी या पत्नियों का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। स्पष्ट है कि बहुपति विवाह में एक स्त्री का एकाधिक पुरुषों से वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। यह प्रथा तिब्बत में, देहरादून के जौनसार बाबर परगना, टिहरी गढ़वाल तथा शिमला की पहाड़ियों में रहने वाले खस राजपूत, नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाले टोडा एवं कोटा लोग, लद्दाखी बोटा, चेन्नई के तियान एवं इरावा, मालाबार के नायर, छोटा नागपुर की संथाल एवं मध्य भारत की उराव जनजाति में प्रचलन में रही। उत्तरी भारत में जाटों के कुछ वर्गों में बहुपतित्व का प्रचलन है, किंतु वर्तमान में धीरे धीरे इस प्रकार के विवाह का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। बहुपति विवाह के भी दो रूप पाए जाते हैं। पहला है भ्रातृक बहुपति विवाह। जब दो या अधिक भाई मिलकर किसी एक ही स्त्री से विवाह करते हैं अथवा सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है और अन्य भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति माने जाते हैं, तो इस प्रकार के विवाह को भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। खस, टोडा एवं कोटा लोगों में, पंजाब के पहाड़ी भागों में, लद्दाख और कांगड़ा जिले के स्पीति और लाहौल परगना में यह विवाह पाया जाता है। इसका जो दूसरा स्वरूप है वह है अभ्रातृक बहुपति विवाह। इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते। स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। यह प्रथा टोडा तथा नायरों में पाई जाती है। बहुपति विवाह को हम मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों से जोड़ सकते हैं। टोडा, खस एवं कोटा आदि में पितृपक्षीय बहुपति प्रथा का प्रचलन है, जिसमें स्त्री विवाह के बाद या तो पतियों के सामूहिक निवास पर जाकर रहती है या बारी बारी से सभी पतियों के पास कुछ समय के लिए रहती है। मातृपक्षीय बहुपति विवाही परिवारों में स्त्री अपनी माँ के परिवार में या मूल स्थान पर ही रहती है और पति ही बारी बारी से वहाँ निवास करने के लिए आते हैं। यह प्रथा मातृवंशीय नायर परिवारों में पाई जाती है। बहुपति विवाह के कौन कौन से कारण रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं रही होंगी जिनकी वजह से बहुपति विवाह अस्तित्व में आया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। बहुपति विवाह का मुख्य कारण लिंग अनुपात का असंतुलित होना है। जिन समाजों में स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक होते हैं वहाँ बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। बहुपति विवाह के पीछे एक कारण गरीबी भी रहा है। पैदावार कम होना, कृषि योग्य भूमि का अभाव होना, सुगमतापूर्वक धन न कमा सकना आदि के कारण परिवार का भरण पोषण कठिन होता है। इसलिए कई पुरुष मिलकर एक ही स्त्री से विवाह कर लेते हैं। एक अन्य कारण है जनसंख्या को मर्यादित रखने की इच्छा, और इस इच्छा के कारण भी बहुपति विवाह का पालन किया जाता है, क्योंकि ऐसे विवाह में संतानों की संख्या कम होती है। एक कारण इसके पीछे वधू मूल्य रहा है। कई समाजों में बहुपति विवाह का कारण वधू मूल्य की अधिकता है। वधू मूल्य को जुटाने के लिए सभी सामूहिक प्रयास करते हैं और ऐसी दशा में विवाह करके लाई गई स्त्री पर सभी का सामूहिक अधिकार होता है। एक कारण है संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए। यदि सभी भाई अलग अलग विवाह करते हैं तो उनमें और उनकी संतानों में संपत्ति बांटनी होती है। इसके विपरीत यदि सभी भाई एक ही स्त्री के साथ परिवार में रहते हैं तो संपत्ति सामूहिक बनी रहती है। भौगोलिक परिस्थितियां भी इसके पीछे उत्तरदायी रही हैं। टोडा एवं खस लोग जिन स्थानों पर रहते हैं वहां कृषि योग्य भूमि का अभाव है। संपूर्ण प्रदेश पथरीला एवं पहाड़ी है। इन्हें प्रकृति से कठोर संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें अकेला व्यक्ति अक्षम होता है। अतः सभी भाई मिलकर परिवार की स्त्री एवं बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण धार्मिक कारण भी है। खस लोग अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं, अतः ये सभी द्रौपदी विवाह का पालन करते हैं और इस प्रकार बहुपति विवाह विभिन्न भौगोलिक, धार्मिक, जननांगिक एवं आर्थिक कारणों का परिणाम है। इस प्रकार से बहुपति विवाह अस्तित्व में आया और समाज में हमें देखने को मिलता है।
अब हम चर्चा करेंगे बहुपति विवाह के गुणों पर। बहुपति विवाह के कारण कम संतानें पैदा होती हैं। यह प्रथा आदर्श परिवार का निर्माण एवं जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। संपत्ति की संयुक्तता बनी रहती है। कृषि योग्य भूमि का बंटवारा न होने से वह टुकड़े टुकड़े होने से बच जाती है। बहुपति विवाह के कारण परिवार का विभाजन एवं विघटन नहीं होता। इस कारण परिवार में सामूहिकता एवं एकता बनी रहती है और इसके साथ ही प्रकृति से संघर्ष भी सामूहिक रूप से किया जाता है, क्योंकि सभी लोग एक साथ रहते हैं तो वो प्रकृति से भी सामूहिक रूप से संघर्ष कर लेते हैं। इसके दोष पर हम बात करें तो सबसे पहला दोष इसका ये है कि बहुपति विवाह के कारण स्त्रियों में बांझपन आ जाता है। ऐसा कौन से जैविकीय कारणों से होता है यह अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो इसका दोष है वह है लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक पैदा होते हैं और स्वतः ही यौन असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुपति विवाह के कारण एक स्त्री को कई पुरुषों से यौन संबंध रखने होते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के यौन रोग पनपते हैं और स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस प्रकार की विवाह प्रथा वाले समाजों में स्त्रियों को कुछ अधिक यौन स्वतंत्रता प्राप्त होने से वहाँ यौनिक अनैतिकता भी बढ़ जाती है। ये था बहुपति विवाह। इसके कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये अस्तित्व में आया, क्या बहुपति विवाह के गुण हैं और कौन कौन से दोष इसमें पाए जाते हैं। अब हम दूसरे स्वरूप पर चर्चा करेंगे, वो है बहुपत्नी विवाह। बहु विवाह का एक रूप बहुपत्नी विवाह भी है, जिसमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। कापड़िया का मत है भारतवर्ष में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलन में है। इसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अल्टेकर का मत है बहुपत्नी प्रथा धनी शासक एवं अभिजात वर्ग के लोगों के लिए सामान्य थी। बहुपत्नी विवाह के भी दो स्वरूप पाए जाते थे, सीमित एवं असीमित। सीमित बहुपत्नी प्रथा में एक स्त्री के मरने पर ही दूसरी स्त्री से विवाह किया जाता है और असीमित बहुपत्नीत्व में स्त्री के बांझ होने पर या अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। बहुपत्नी विवाह के कारण पर हम जाएं तो इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए बहुपत्नी विवाह किया जाता है। आर्थिक कारणों से, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण, जैसे जो धनवान और जमींदार एवं ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो अधिक पत्नियां इसलिए रखते हैं ताकि उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो बनी रहे। उसके बाद में लिंग असमानता, समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक होती हैं। शिकार, युद्ध एवं आर्थिक साहसिक कार्यों में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिक मरने के अवसर होते हैं और इससे पुरुषों की संख्या घट जाती है और बहुपत्नीत्व अपने आप ही पनपने लगता है। एक कारण इसके पीछे शाली विवाह और देवर विवाह भी रहे हैं। जिन समाजों में शाली विवाह की प्रथा प्रचलन में थी वहाँ प्रथा के रूप में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की सभी बहनों से विवाह करना पड़ता था। इसी प्रकार जहाँ देवर विवाह प्रचलन में था, एक भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा स्त्री से दूसरा भाई विवाह कर लेता है। इससे जीवित भाई की पत्नियों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है। एक इसके पीछे कारण प्रचलन में रहा वो था युद्ध एवं आक्रमण। ऐसे समय में स्त्रियों को अपहरण करके लाया जाता है और उनसे विवाह कर लिया जाता है। कई जनजातियों में घर की उचित देख रेख एवं बच्चों के समुचित पालन पोषण के लिए एक से अधिक पत्नियां रखना अच्छा माना जाता है। ये कई कारण हैं जो बहुपत्नी विवाह के कारण बहुपत्नी विवाह क्यों समाज में प्रचलन में आई इसके लिए उत्तरदायी हैं। अब हम चर्चा करेंगे बहुपत्नी विवाह के परिणामों पर, क्या क्या लाभ इसके रहे हैं। उन सब परिणामों पर अगर हम चर्चा करें तो बच्चों का लालन पालन एवं घर की देखरेख सरलता से हो जाती है। इससे परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से हो जाती है। किसी समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की अधिकता हो और एक विवाह प्रथा का प्रचलन किया जाता है तो ऐसी दशा में कई स्त्रियों को विवाह से वंचित रहना पड़ेगा और विवाह के अभाव में भी उनमें कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। बहुपत्नी विवाह के कारण ऐसे समाजों में स्त्रियों को विवाह से वंचित नहीं रहना पड़ता।
बहुपत्नी विवाह समाज में अधिकांशतः धनी एवं समृद्ध लोगों में पाए जाते हैं, अतः ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उत्तम मानी जाती हैं। इसकी जो दोष हैं या इसकी जो हानियां हैं, उन हानियों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है, इसके कारण परिवार में संघर्ष, ईर्ष्या एवं वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न होता है। स्त्रियां परस्पर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ती रहती हैं, इससे परिवार की सुख शांति समाप्त हो जाती है। कई पत्नियां होने पर परिवारों में संतानों की संख्या बढ़ जाती है और अधिक संतानों की शिक्षा, दीक्षा एवं देखभाल करना प्राय कठिन होता है। ऐसे परिवारों में स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है और उनका शोषण होता है। एकाधिक पत्नियां रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर समाज में विधवाओं की संख्या में एकाएक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के मरने पर अनेक विधवाओं की स्थिति समाज में सामने को देखने को मिलती है। इन हानियों को देखते हुए वर्तमान में बहुपत्नीत्व के स्थान पर एक विवाह के नियम को ही स्वीकार किया गया है। तीसरा जो बहु विवाह का स्वरूप है वह है द्विपत्नी विवाह। बहुविवाह का एक रूप द्विपत्नी विवाह भी है। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। कई बार पहली स्त्री से संतान न होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है। आरेगन तथा एस्किमो जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों में यह प्रथा प्रचलन में है। भारत में भी दक्षिण की कुछ जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती थी, किंतु वर्तमान में ऐसे विवाहों पर कानूनन रोक लगा दी गई है। चौथा बहु विवाह का स्वरूप है समूह विवाह। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति कहलाता है। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसी उद्विकासवादियों की धारणा है। यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पाई जाती है, जहां एक कुल की सभी लड़कियां दूसरे कुल की भावी पत्नियां समझी जाती हैं। समाजशास्त्री वेस्टरमार्क का मत है कि ऐसे विवाह तिब्बत, भारत एवं श्रीलंका के बहुपतित्व वाले समाजों में पाया जाता है। टोडा लोगों में बहुपतित्व एवं बहुपत्नीत्व का सम्मिश्रण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बालिका वध की प्रथा को त्याग दिया, अतः उनमें स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है। यदि हम समूह विवाह का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं जो यह सूचित करता हो कि समूह का प्रत्येक पुरुष दूसरे समूह की प्रत्येक स्त्री का पति हो तथा उत्पन्न संतानों को भी संपूर्ण समूह की ही संतान समझा जाए, तो इस प्रकार के विवाह के उदाहरण विश्व में कहीं भी नहीं हैं। प्रसिद्ध विद्वान मुरडॉक ने 253 समाजों का अध्ययन करने पर यह पाया कि इनमें से 193 समाजों में बहु विवाह का और 43 समाजों में एक विवाह का और केवल एक समाज में बहुपति प्रथा का तथा शेष में अन्य प्रकार की विवाह का प्रचलन था। इस प्रकार से समाज में विवाह के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। विभिन्न समाजों में विवाह की भिन्नता का कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकी की परिस्थितियों की भिन्नता है। हिंदुओं में विवाह धार्मिक संस्कार माना जाता है, जबकि जनजातियों एवं अन्य लोगों में सामाजिक समझौता। ये विवाह के विभिन्न स्वरूप थे जो प्राचीन काल से भारतीय समाज में पाए जाते हैं, और बहुत सारे शोध ये बताते हैं कि इस विवाह के ये सभी स्वरूप समाज में किसी न किसी अंश में मौजूद रहे हैं। विवाह के कुछ अन्य स्वरूप भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। विवाह के स्वरूप से हमारा तात्पर्य विवाह बंधन में बंधने की विभिन्न विधियों से है। मनुस्मृति में बताए गए हिंदू विवाह के प्रमुख 8 स्वरूप इस प्रकार से हैं, जो प्राचीन समय में समाज में पाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के विवाह, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है ब्रह्मा विवाह। यह विवाह सभी प्रकार के विवाहों में श्रेष्ठ माना जाता है। मनु ने ब्रह्मा विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है, वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने लिखा है, ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं जिसमें वर को बुलाकर अपनी शक्ति के अनुसार अलंकारों से अलंकृत कर कन्यादान किया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र
21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। दूसरा स्वरूप है देव विवाह। गौतम एवं याज्ञवल्क्य ने देव विवाह के लक्षण का उल्लेख इस प्रकार से किया है। वेदों में दक्षिणा देने के समय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान ही देव विवाह कहलाता है। प्राचीन समय में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का अधिक महत्व था। जो ऋषि अथवा पुरोहित इन पवित्र धार्मिक कार्यों को संपन्न करता, यजमान उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के विवाह नहीं पाए जाते हैं। देव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ साथ लुप्त हो गए। आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में विवाह का इच्छुक वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े प्रदान करके विवाह करता है। याज्ञवल्क्य ने लिखा है, 2 गाय लेकर जब कन्यादान किया जाए तब उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। आर्ष का संबंध ऋषि शब्द से है। जब कोई ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय और बैल भेंट के रूप में देता था तो यह समझ लिया जाता था कि अब उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। गाय व बैल भेंट करना भारत जैसे देश में पशुधन के महत्व को प्रकट करता है। बैल को धर्म का एवं गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है, जो कि विवाह की साक्षी के रूप में दिए जाते थे। चौथा स्वरूप है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह भी ब्रह्म विवाह के ही समान होता है। इसमें लड़की का पिता आदेश देते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। याज्ञवल्क्य कहते हैं, इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती हैं। अगला स्वरूप है असुर विवाह। मनु ने लिखा है, कन्या के परिवार वालों एवं कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहा जाता है। कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले सबू विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आते हैं। कन्या मूल्य देना, कन्या का सम्मान करना, साथ ही कन्या के परिवार को उसके चले जाने की क्षतिपूर्ति भी कहलाती है। अगला स्वरूप है गांधर्व विवाह। प्राचीन समय में गांधर्व नामक जाति द्वारा इस प्रकार के विवाह किए जाने के कारण ही ऐसे विवाहों का नाम गांधर्व विवाह रखा गया। वर्तमान में हम इसे प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में इसे एक आदर्श विवाह माना है। दुष्यंत का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह ही हुआ था। नेक्स्ट स्वरूप है राक्षस विवाह। युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। इस प्रकार के विवाह उस समय अधिक होते हैं जब युद्धों का महत्व था। स्त्री को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। महाभारत काल में इस प्रकार के विवाह के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भीष्म ने काशी के राजा को पराजित किया और उसकी लड़की अम्बा को अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए उठा लिया। श्री कृष्ण का रुक्मणी एवं अर्जुन का सुभद्रा के साथ भी इसी प्रकार का विवाह हुआ था। राक्षस विवाह में वर एवं वधू के पक्ष के बीच परस्पर मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा होता है। इस प्रकार के विवाह क्षत्रियों में अधिक होने के कारण इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। आजकल इस प्रकार के विवाह अपवाद रूप में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्वरूप है पैशाच विवाह। मनु ने लिखा है, सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह है। इस प्रकार का विवाह सबसे निकृष्ट कोटि का माना गया है, किंतु इस प्रकार के विवाह को लड़की का दोष न होने के कारण तथा कौमार्य भंग हो जाने के बाद उसे सामाजिक बहिष्कार से बचाने एवं उसका सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए इसकी स्वीकृति दी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ, प्रजापत्य को मध्यम एवं आर्ष, असुर तथा गांधर्व विवाह को निम्न कोटि का बताया गया है। राक्षस विवाह को तो अधम तथा पैशाच विवाह का महाभ्रष्ट रूप माना गया है। वर्तमान समय में हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो ब्रह्म, असुर, गांधर्व एवं कहीं कहीं पैशाच विवाह प्रचलन में है। देव, आर्ष, प्रजापत्य एवं राक्षस विवाह पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। डॉक्टर मजूमदार ने लिखा है, हिंदू समाज अब केवल 2 स्वरूपों को मान्यता देता है,
ब्रह्म विवाह एवं असुर विवाह। उच्च जातियों में पहले प्रकार का और निम्न जातियों में दूसरे प्रकार का विवाह प्रचलन में है। यद्यपि उच्च जातियों में असुर प्रथा पूर्णतः नष्ट नहीं हुई, लेकिन वर्तमान समय में पढ़े लिखे लोगों में गांधर्व विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं, का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। ये विभिन्न स्वरूप हैं जो प्राचीन काल से समाज में प्रचलन में हैं। हिंदू विवाह के ये 8 स्वरूप समाज में पाए जाते थे, जिनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त थी और समाज में इस प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।